तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो इसको हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से पॉइंट वाइज देखते हैं, कितने पॉइंट्स को इंक्लूड हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर एनवायरनमेंट। अभी तक हमने एनवायरनमेंट के महत्व को थोड़ा बहुत देखा है, डिस्कस हमने किया है। आगे चल करके जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का एक बच्चे के निर्धारण पर, उसके व्यक्तित्व के विकास पर और उसके बाकी पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर वहां पे ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन जो हमारी एक समझ बन चुकी है अभी तक, और इसके लिए सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो है व्यवहारवादियों को। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में जो व्यवहारवाद की परंपरा है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जेवी वाटसन। ठीक है, व्यवहारवादी परंपरा के फाउंडर हैं जेवी वाटसन। तो व्यवहारवादियों का ये योगदान रहा है कि हम लोग वातावरण को बहुत महत्व देते हैं, और इसी क्रम में एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिस बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो भविष्य में वैसा ही बनेगा। अगर आप उसे अच्छे लोगों की संगति में रखते हैं, पढ़ने लिखने वाले माहौल में रखते हैं, और भविष्य में जो कुछ भी आप उसे बनाना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, शैशवावस्था की बात हो रही है ये, तो वो आगे चल करके बिल्कुल वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो शैशवावस्था के दौरान ही निर्धारित हो जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फेंसी पीरियड। इस दौरान अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए तो जिस बच्चे को जिस फील्ड की ओर आप भेजना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। दूसरा है पालन पोषण यानी नर्चर। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, शैशवावस्था में एक तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपने इस पॉइंट को देखा है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, विकासात्मक विशेषताओं में हमने देखा कि डिपेंडेंसी ऑन अदर्स नाम का पॉइंट आता है। इसका मतलब है कि कोई भी शिशु दूसरों पर निर्भर होता है। तो ऑब्वियस है कि पालन पोषण पर भी हमें ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी वगैरह जो केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाएं हैं, उसमें छोटे बच्चों के लिए पोषक तत्वों वाले आहार, इन सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है। वहां पर विटामिन की गोलियां, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि बच्चे हैं ना, मेडिसिन के रूप में आप देंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उनको चॉकलेट, टॉफी जो उनको पसंद आता है उसी रूप में उनको वो चीज दिया जाता है। ठीक है, एज ए पेरेंट्स भी और एज ए टीचर भी आपको भी ध्यान रखना होगा, चूंकि ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सभी चीजों में रैपिडिटी का टाइम होता है, काफी ज्यादा तीव्रता यहाँ पाई जाती है। तो आपको उसी के हिसाब से इनको भोजन भी देना होगा, इनका केयर भी करना होगा, ताकि ये कुपोषण के शिकार ना हो या किसी भी प्रकार का पोषक तत्व तो कम नहीं हो, ताकि इनका शारीरिक विकास संतुलित रूप में हो, जिससे मानसिक विकास और विकास के अन्य पक्ष भी सकारात्मक रूप में प्रभावित हो। ठीक है, जस्ट ए मिनट। कि विकास के सभी तत्व आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये पॉइंट आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर फिजिकल डेवलपमेंट गड़बड़ हो जा रहा है तो वो बाकी भी विकास के क्षेत्रों को प्रभावित कर देगा। तो आपको करना क्या है कि किसी भी जगह पर संतुलन नहीं खोना है। तो सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ
उनके जो पालन-पोषण से संबंधित चीज़ें हैं, उनका जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, हर एक पक्ष पर आपको ध्यान देना होगा, उसके प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद है अफेक्शनेट बिहेवियर यानी स्नेहपूर्ण व्यवहार। शिशु हैं, समझ का अभाव होता है, जिस चीज़ में मज़ा आएगा उसको ज़्यादा करेंगे, भले ही वो जोखिम भरा ही क्यों नहीं हो, उनके लिए घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर गुस्सा होने के बजाय हमें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टेक्निक्स इजाद करने पड़ेंगे जिससे हम उनके इस व्यवहार को एक सही दिशा की ओर मोड़ दे सकें, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और धैर्य तभी आप धारण कर पाएँगे जब उस बच्चे के प्रति आपके मन में स्नेह हो। तो शैशवावस्था में कभी भी कठोर पनिशमेंट भूल के भी नहीं देना है। अगर आप उनको डाँट भी रहे हैं, तो डाँटने के दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव ट्रेट उनके अंदर ना जाए। यानी उस समय भी संयमित होकर के डाँटना है, गुस्से में आके नहीं डाँटना है। ठीक है? अब बच्चे हैं, आपके पेशेंस को लूज़ करने के सैकड़ों मौके वहाँ पर बनते चले जाएँगे। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये शिशु हैं, बच्चे भी अभी नहीं कह सकते, ये शिशु हैं, इन्फेंसी पीरियड में हैं। तो ये इनके अंदर बोध की कमी है, ये आपकी बात को नहीं समझेंगे। इनको बहला-फुसला करके या स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा ही सही मार्ग की ओर ले जाया जा सकता है। इसके बाद है जिज्ञासा की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आप जानते हैं कि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो आपको करना ये होता है कि पहली बात ये है कि किसी भी प्रश्न कोई भी प्रश्न ये पूछ सकते हैं। आपको इरिटेशन भी हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में आप अपना पेशेंस नहीं खोएँगे और आप कोशिश करेंगे उनको बताने की। जहाँ तक उनका लेवल है, वहाँ तक आप उसको बता सकते हैं। उसके आगे का जब लेवल शुरू हो जाता है, जहाँ से वो नहीं समझेगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि जब तुम स्कूल में जाओगे या अगले क्लास में जाओगे, तो वहाँ इसके बारे में डिटेल में तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो क्या होता है कि उनका जिज्ञासा जो उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको क्रूअली वो उसको सप्रेस नहीं करते हैं, उसको दबाते नहीं हैं। बल्कि वो अब वेटिंग मोड में चला जाता है, जब वो अगली बार उस कक्षा में जाते हैं और उनको याद आता है, वो तुरंत रिकॉल भी करते हैं कि हाँ, यहाँ तक हम लोग जानते हैं, इस कक्षा में हम लोगों को इसके आगे का चीज़ बताया जाएगा। ठीक है? जैसे मैं एक बच्चे की बात बताऊँ, वो बहुत सारा प्रश्न करता था, घर का ही बच्चा था, भतीजा था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा उस समय मैंने भी चाइल्ड एजुकेशन ये सब चीज़ या चाइल्ड साइकोलॉजी इन चीज़ों को नहीं पढ़ा था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 20 साल पुरानी बात है। तो उसने सबसे पहले पूछा कि ये क्या पहने हो? मैंने बोला कपड़ा पहना है। ये कपड़ा क्या होता है? मैंने बताया कि मौसम के प्रभाव से शरीर को बचाने के लिए हम लोग एक कवर अपना बना लेते हैं। कवर क्या होता है? मैंने बोला टॉफ़ी खाते हो तो उसके ऊपर रैपर रहता है, वही होता है कवर। तो उधर रैपर क्यों रहता है? तुम बताओ। तो उसने बताया कि ताकि मक्खी वगैरह नहीं लगे और चींटी वगैरह नहीं पकड़े। मैंने बोला वैसे ही अपने शरीर को बचाने के लिए मनुष्य भी अपने ऊपर एक रैपर रख लेता है, वही है कपड़ा। ये बनता किस चीज़ का है? मैंने बताया कॉटन का। कॉटन कहाँ से आता है? तो मैंने बोला कॉटन ट्री से आता है, कपास के पौधे से आता है। तो पौधे में कपड़े उगते हैं क्या? मैंने बोला नहीं, कपड़े नहीं उगते हैं, वहाँ पर कॉटन रुई निकलती है, उससे रेशा बनता है, उससे कपड़ा बनता है। अच्छा, तो फिर ये कपड़े तुम लाए कहाँ से? उस पौधे से लाए? नहीं, ये हमने मार्केट से खरीदा। मार्केट में कहाँ से आया? तो जहाँ पे ये कपड़ा बनता है वहाँ से आया। ये कपड़ा कहाँ बनता है? तो फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में कैसे बनता है? तो मैंने बताया वो जो रुई था उसी को मशीन पे प्रोसेस करके रेशा बनाया जाता है, फिर उसी से बनता है। अब ये मशीन क्या होता है? तो फिर जो छोटे-मोटे मशीन है उनके बारे में हमने बताया। फिर जब वो और ज़्यादा डेप्थ में जाने लगा,
कि क्या वहां पे भी कलरफुल होता है, क्योंकि वो बच्चा शैशवावस्था और बाल्यावस्था के आप कह सकते हैं मुहाने पे खड़ा था, तो वो प्रश्न कर सकता था। तो अब मुझे लगने लगा कि अब इसको समझाया कैसे जाए, तो मैंने बताया कि जब आप स्कूल में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि कॉटन क्या होता है, कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे ये मार्केट में जाता है, कैसे इसका रेट डिसाइड होता है, कैसे इसके अलग अलग क्वालिटीज बनाए जाते हैं, वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि मुझे बस इतना ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताया कि यहाँ तक तो आप उसको झेल ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं आप इस लेवल तक। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार बच्चे अपना लेवल क्रॉस कर जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये शायद प्रश्न करना बंद कर देगा, लेकिन वो प्रश्न में से भी कुछ ना कुछ ढूंढ निकालते हैं। तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये प्रश्न करेगा ही, क्यों नहीं इसका हम लोग बेस्ट यूज कर लें, इसको अभी ही इतना चीज बता दिया जाए कि आगे जब कभी भी ये बात करे या प्रश्न करे तो उसको ये सारी चीजें पता रहे और इसके आगे के चीजों के ऊपर वो सोचना प्रारंभ करे। आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग के पास इतना समय नहीं होता, पेशेंस नहीं होता कि हम उनके क्यूरियोसिटी को शांत कर सकें, तो हम उसको दबा देते हैं, डांट डपट कर दें, उनको वहां से हटा देते हैं या उनके सवाल का जवाब नहीं देते, जो कि गलत है। एक टीचर के रूप में आपको उनके हर क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए, और एक पेरेंट्स के रूप में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। सामाजिक भावना का विकास इसलिए कि अब जब वो बाल्यावस्था में जाएगा तो सामाजिक भावना एक नए शेप में दिखेंगी, उसका नेचर बदला हुआ रहेगा इन्फेंसी से। चूंकि आपने इन्फेंसी में देखा कि शैशवावस्था के पूर्वार्ध में पहले के जो 3 वर्ष हैं उस दौरान ये सामाजिक नहीं रहता है, लेकिन अंतिम वर्षों में सामाजिकता की भावना विकसित होने लगती है, और यही वो दौर है जब बच्चे प्री प्राइमरीज में एडमिशन लेते हैं स्कूल में। तो वहां आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक्टिविटीज ग्रुप में ही करवाएं। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है किसी फील्ड में तो ठीक है, हम उसका सोलो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसको हम ये चीज अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है आप अकेला भी परफॉर्म कीजिए। लेकिन स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्टिविटीज हो, असेंबली से रिलेटेड हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, इन सभी चीजों में हमें सभी बच्चों को सामूहिक रूप से सामने आने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। ठीक है, और आप ऐसे भी देखिएगा कि जो प्री प्राइमरीज के होते हैं एक्टिविटीज, वो जनरली ग्रुप में ही होते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस ही उनका होता है। इससे इस चीज को भी बल मिलता है, जैसे सामाजिकता की जो भावना आप उनके अंदर विकसित करना चाह रहे हैं उसको भी बल मिलता है, और इसके साथ साथ आगे चल करके जिस तरीके का सामाजिक विकास उनका होना चाहिए वो भी डेवलप हो जाता है। यानी आपका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है कि उनके अंदर सामाजिकता की भावना विकसित हो रही है, और उनका अपना भी भविष्य में जो ग्रोथ होना है उसकी नींव रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं के अवसर प्रदान करना। मानसिक क्रियाओं के अवसर का मतलब होता है कि कोई छोटी छोटी एक्टिविटी जिसमें उनको सोचने के लिए कुछ समय दिया जाता है या सोच करके आंसर देना है, ऐसी एक्टिविटीज में इन बच्चों को इन्वॉल्व अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो देखते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए जो पहेलियां बनाई जाती हैं या जो पजल्स बनाए जाते हैं, या जो छोटे छोटे पजल्स आप देखेंगे, जैसे क्रॉसवर्ड पजल है, या फिर शब्द निर्माण से संबंधित अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो ऐसे पजल्स का फायदा ये होता है कि वो सोचते हैं कि किसके बाद कौन सा आएगा, धीरे धीरे फिर उसके लेवल को टफ करते हुए आप चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर बौद्धिकता का विकास होना शुरू होता है, जिसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, उसको एक सही शेप इसके माध्यम से दिया जा सकता है। तो आपको शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा।
इसके बाद है वार्तालाप के अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के बुक जो प्री प्राइमरीज हैं वहाँ लगभग सभी स्कूलों में चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इस मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में प्री प्राइमरीज का कंसेप्ट अभी तक तो था ही नहीं। ठीक है, ये अलग अलग योजनाओं के रूप में अलग अलग राज्यों में चल रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर्स में आप देखेंगे कि इसका बोलबाला है, वहां पर कन्वर्सेशन के बुक जरूर मिलेंगे। एक्चुअली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको इस बात की समझ नहीं होती कि कब बात करना है कब बात नहीं करना है, तो पढ़ाते समय भी बीच में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो वहां तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, लेकिन उनका चूंकि ये विकासात्मक विशेषता है, उनका ये स्वभाव है, तो वो बात करेंगे। तो क्यों नहीं इस वार्तालाप को हम एक शेप दे दें। ठीक है, तो इसको शेप देने के लिए क्या किया जाता है, कन्वर्सेशन का एक बुक ही आप उनको दे सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि शॉपकीपर से कैसे बात करनी है, पुलिस वाले से कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, इन सभी चीजों के बारे में उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनका डेवलप होना शुरू होता है। किसी भी सूरत में वो बातचीत करने में आप देखेंगे, एक तो इंटरेस्ट उनका खुद भी होता है बातचीत करने का, और चूंकि कन्वर्सेशन को आपने एक शेप दे दिया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो किसी भी सूरत में किसी से भी बात करते समय उनको कोई हिचक नहीं होती, वो आराम से बात कर लेंगे। तो उनकी जितनी भी विकासात्मक विशेषताएं हैं, उसको ध्यान में रख करके आपको शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। इसके बाद है अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन, आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना। आप जानते हैं कि इनमें आत्म प्रेम की भावना होती है। ठीक है, जिसको स्वप्रेम आपने देखा था, स्वप्रेम की भावना होती है। तो इसके वजह से, और दूसरा है कि संवेगों का प्रदर्शन, ये भी एक पॉइंट आपने देखा था विकासात्मक विशेषताओं के दौरान। ये दोनों ही पॉइंट जुड़े हुए हैं बच्चे के साथ। तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करने का मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वो बच्चा बेझिझक अपने सभी प्रकार के संवेगों का तरीके के साथ, जो सोशली एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड है, वैसे बिहेवियर को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ वो एक बैलेंस व्यक्तित्व के रूप में विकसित होना शुरू होगा। ना तो वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा और ना ही एक्सट्रोवर्ट की ओर जो बहुत ज्यादा झुका होगा। ठीक है, पूरी तरह से एक संतुलित व्यक्तित्व, जो शिक्षा का उद्देश्य है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, वो भी बैलेंस तरीके से हो तो और भी अच्छा। इस तरीके से वो हो सकता है। अब आपको लगेगा कि कैसे इनको सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन का मौका दिया जा सकता है। तो क्लास में हर बच्चे को आप आगे लाएं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें, और इंडिविजुअल भी उनके, उन सभी को एक एक बार ये चांस मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ तो यूनिक क्वालिटीज होती है। तो जिसके अंदर जो भी यूनिक क्वालिटीज है, समय आने पर उसके उस गुण को दिखाने का मौका उनको मिलना चाहिए। कोई हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है या करता है, तो खेल में आप उनको अनिवार्य रूप से लेकर के जाएं। कोई बहुत अच्छा गा सकता है या इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, तो आप उनको उस एक्टिविटीज में आगे रखें। कोई बहुत अच्छा ड्रामा परफॉर्म कर सकता है, आप उसको वहां रखें। किसी की डांसिंग अच्छी है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, तो सब में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इसका रिकॉर्ड भी आप रखें। रिकॉर्ड रखने से आपको पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड में आगे है। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास जो 30 बच्चे बैठे हुए हैं या 25 जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनके अंदर कौन कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं, और आप उनको सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन का मौका उनके एक्टिविटीज से जोड़ करके दे सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का निर्माण। यहाँ पर तो देखिए पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो लागू हो ही जाता है। लगातार लंबे समय तक एक ही चीज को करते करते उनके अंदर ये भाव बैठ जाता है, और वो उसके साथ चूंकि यूज टू हो चुके हैं ना, तो वो उनके व्यवहार का हिस्सा भी बन जाता है। अब जैसे मॉर्निंग में उठना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है,
हर रोज का यही आदत है, यही शेड्यूल है उनका, और कम से कम 13-14 वर्ष तक तो वो लगातार इस चीज को करते रहते हैं। तो मॉर्निंग में नींद खुलनी शुरू हो जाती है समय पर। अब जैसे सो करके उठे, स्कूल का टाइमिंग नजदीक आ गया है, तो तुरंत ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद तैयार होंगे। ये सारी एक्टिविटी, इस तरीके का व्यवहार हमारे अंदर डेवलप कर देती है, शुरुआत के कॉलेज के दिनों तक भी ये आदतें बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन शैशवावस्था के दौरान आपको ट्रैक पर लाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे ना, उठने में कई बार वो देर करेंगे, ब्रश करने में देर करेंगे, फ्रेश होने में देर लगाएंगे, ब्रेकफास्ट लेने में देर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको वहां पर ध्यान रखना है कि कैसे उनको मोटिवेट करें। ध्यान रखिएगा, डांट डपट बिल्कुल नहीं करना है, उनको मोटिवेट करना है। और ये मोटिवेशन कैसे देना है, ये चाइल्ड टू चाइल्ड और टीचर टू टीचर वेरी करता है, पेरेंट्स टू पेरेंट भी वेरी करता है। आप अपने बच्चे के व्यवहार को बेहतर जानते हैं, तो घर में आप उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। लेकिन एज ए टीचर, जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसको कैसे ट्रैक पे लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो बच्चों की समझ, बच्चों के प्रति एक समझ पहले आपको अपने अंदर खुद विकसित करनी होगी, और उसके बाद आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं उन हेल्दी हैबिट्स के लिए। स्कूल में कैसे होता है, तो स्कूल का चूंकि इन्वायरमेंट, जो हमारा पहला पॉइंट था, वो भी वहां वर्क करता है। आप जानते हैं कि जो बच्चा अपने घर में इधर उधर भी कागज फाड़ के फेंक रहा है, या पेंसिल छील के उसका डस्टबिन में नहीं डाल के इधर उधर डाल दे रहा है, वो भी बच्चा स्कूल में डस्टबिन को यूज करता है और इधर उधर कुछ भी नहीं फेंकता। माहौल का असर है। स्कूल में चलते समय वो हमेशा अपने हाथ को पीछे रखेगा, पंक्तिबद्ध होकर के चलेगा, जबकि घर में उछल कूद करते हुए जैसे तैसे भी चल सकता है। तो इन्वायरमेंट का भी ये असर है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर अच्छे हैबिट वाले बच्चों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा, और जो निगेटिव है, जो नहीं इस चीज को समझ रहे हैं, या जो गुड हैबिट से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा तेज ग्रोथ उनके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगी, अरे उस बच्चे को तारीफ मिल रही है बहुत ज्यादा, हमें भी ऐसा करना चाहिए। या फिर अगर आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो ये संज्ञानात्मक विकास की एक ऐसी अवस्था है, जब टीचर उनको कुछ बताता है या कहता है, तो वो उस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। ठीक है, उसको लगता है कि नियम जो है वो एब्सोल्यूट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद है अगला पॉइंट, अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभेदों पर ध्यान देना। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप फैक्ट्री लाइक प्रोडक्ट अपने स्कूल में नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी में से कोई विराट कोहली बनेगा, इसी में से कोई साइना नेहवाल बनेगी। ठीक है, इसी में से कोई ए आर रहमान भी होगा, इसी में से कोई प्रकाश झा जैसे फिल्म डायरेक्टर भी बनेंगे, इसी में से कोई रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन भी निकलेगा। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये सभी लोग नहीं हो, तो जीवन बिल्कुल बेरंग लगेगा। ठीक है, इसी में कोई नेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, कोई रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ बन सकता है। ठीक है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई आपके लिए सीरियल बना रहा है, कोई इनोवेशन कर रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है। तो सभी बच्चे के अंदर अगर हम एक जैसे गुण को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हम इस डाइवर्सिटी को, इस उनकी वर्सटैलिटी को खत्म कर देंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जिस बच्चे में जिस चीज की ओर झुकाव है, हमें उसको उसी की ओर भेजना पड़ेगा, उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो किसी के भी व्यक्तिगत विभेद का अतिक्रमण नहीं करना है, बल्कि उसको प्रोत्साहन देना है, उसके बारे में अपने आप को अवेयर रखना है, और कोशिश करनी है कि सब अपने अपने पॉसिबिलिटीज को प्राप्त कर सके। किसी में अगर इंजीनियर बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो वो भविष्य में जाकर के इंजीनियर बने। अगर किसी में बहुत अच्छा गायक बनने की क्षमता आप देख रहे हैं इसी उम्र में, तो वो उधर जाए।
और ये सारी जिम्मेदारी आपकी यानी एक टीचर की होती है। तो व्यक्तिगत विभेदों का बहुत बड़ा रोल है, इस पर फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की आदत या करके सीखने को महत्व देना। बच्चे को बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खुद करने के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के दौरान जब उसके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उसका संभावित समाधान ढूंढता है। उस संभावित समाधान को ढूंढने के क्रम में उसका मानसिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उनके रास्ते को इजी नहीं बनाना है, बल्कि सीखने का कोई भी मौका चूकना नहीं है जिसमें कि वो करके सीख सकते हो। ऐसा कोई भी मौका मिस नहीं करना है, उनको सीखने के लिए देना है, खुद से करके सीखने के लिए। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे उसमें से कई बार अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से कई बार कुछ नया भी कर जाते हैं। और ये अप्रोच जब बना रहेगा तो भविष्य में वो सबसे पहले आपसे मदद नहीं मांगेंगे, बल्कि थोड़ा खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे के अंदर ये क्वालिटी अगर डेवलप हो जाए तो आप समझिए कि कितनी अच्छी बात होगी कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो हड़बड़ाना छोड़ करके, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करना छोड़ करके सबसे पहले खुद देखने की कोशिश करेगा कि ये मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि वहां पर थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा कि वो अपने जान को जोखिम में ना डाले। कोई ऐसी एक्टिविटीज बिल्कुल भूल के भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि पहली बार कम से कम आपके सानिध्य में या आपके मॉनिटरिंग के अंतर्गत वो एक्सपीरियंस ले चुका हो उस चीज का। इतना अगर आप उसके लिए कर पाने में सक्षम होते हैं तो रास्ता आसान बना रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया होगा, इस बात को समझ लिया होगा कि शैशवावस्था में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित हमारा पहले ही वीडियो डाला जा चुका है जिसका लिंक मैंने ग्रुप में भेजा था। आप में से लगभग 10 स्टूडेंट्स ने वहां पे उसको देखा है। बाकी स्टूडेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि वहां पर चीजें टू द पॉइंट बताई गई, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे और वहां अपना अटेंडेंस निश्चित तौर पे डालेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रहे कि आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जो एक ही पूरे एपिसोड में बात कही गई ना, वो तार्किक रूप से एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से स्क्रिप्टेड है या बंधी हुई है। तो आपको बहुत सारा पॉइंट वहां पर नया मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। ठीक है।